नमस्कार छात्रों। आज हम कविता क्रमांक 2 बेटी युग के नीचे का स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बेटी युग कविता का अर्थ समझ लिया था। आज हम बेटी युग के नीचे जो स्वाध्याय दिया हुआ है उसका अभ्यास करेंगे। देखिए छात्रों, पन्ना नंबर 29 पर मैंने समझा। पहला प्रश्न है मैंने समझा, मतलब आपने इस जो कविता है इससे क्या समझा, यह आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए, बेटी युग, आज का युग बेटी का युग है। हमें इस युग में बेटा बेटी को समान महत्व देना होगा, यानी कि दोनों को भी समान शिक्षा देनी होगी। अगर बेटा शिक्षित हुआ तो उसे आधी ही शिक्षा मिलेगी, लेकिन अगर दोनों शिक्षित हुए तो पूरी शिक्षा होगी। और हमने ये मन में ठान लिया है कि हमें पूरा विश्व शिक्षामय करना है। कोई भी निरक्षर नहीं रहना चाहिए और सबके घर तक ज्ञान की गंगा कैसे पहुँचे, इसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा। तो आज का जो पर्व है वो बेटी का पर्व है, इसलिए वो पुण्य पर्व होगा, ज्ञान पर्व होगा। इसलिए हमें बेटी को पढ़ाना चाहिए और उसको सम्मान देना चाहिए। इसी कविता से मैंने यही समझा। तो देखिए छात्रों, आपको इस कविता से आपने क्या समझा यह लिखना है। आप अलग अपने वाक्य भी वहाँ पर लिख सकते हो। नीचे है शब्द वाटिका, यानी कि जो कविता में शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि सुहाने का अर्थ होता है सुंदर, दौर का अर्थ होता है काल समय, नेक मतलब भला अच्छा, इरादा मतलब संकल्प, कलम का अर्थ है लेखनी, उत्थान का अर्थ है प्रगति, पर्व मतलब त्यौहार, सयानी का अर्थ समझदार। नीचे है मुहावरा, मुहावरा मतलब वाक्प्रचार, ठान लेना, उसका अर्थ है निश्चय करना। मैंने रोज़ पढ़ाई करने की ठान ली है, ये हुआ वाक्य। आप अलग वाक्य भी लिख सकते हो। सुनो तो ज़रा, त्यौहार मनाने के उद्देश्य की वैज्ञानिकता सुनो और सुनाओ। देखिए छात्रों, हम पूरे साल भर में बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं और उसके पीछे हम ऐसे ही ये त्यौहार नहीं मनाते हैं, उसके पीछे उद्देश्य है, वैज्ञानिकता है, इसीलिए हम ये जो त्यौहार है वो मनाते हैं। तो क्या है इस त्यौहार के पीछे वैज्ञानिकता, यानी कि क्यों हम ये सब त्यौहार मनाते हैं। तो देखिए छात्रों, भारतीय संस्कृति में प्रत्येक त्यौहार धार्मिक होने के बावजूद अपने आप में एक वैज्ञानिक महत्व रखते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने भी प्राचीन काल से चले आ रहे त्योहारों की वैज्ञानिकता सिद्ध की है। वास्तव में जो त्यौहार होते हैं ये कोई अवतरी समारंभ या उल्लास पर्व नहीं है। यह किसी समय में निश्चित समुदाय में रहने वाले लोगों की सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति का एक रूप था। जीवन को आनंदमय बनाने या पुण्य कर्म की ओर बढ़ने के साथ ही साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने हेतु त्योहारों का उद्भव व विकास हुआ है। वैसे तो सभी त्योहारों का अपना वैज्ञानिक महत्व है, इसी तरह होली की वैज्ञानिकता भी है। देखिए, जैसे हम साल भर में बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, लेकिन मैं होली के पीछे क्या वैज्ञानिकता है ये आपको बताती हूँ। जैसे कि जब हम होलिका दहन करते हैं तो उसकी जो अग्नि होती है, तो अग्नि की दिशा किस ओर जा रही है, यानी कि किस अग्नि की दिशा की जो लपट है वो किस दिशा में जा रही है, ये देखकर किसान इस बात का अनुमान लगाता है कि किस दिशा में वर्षा अधिक होगी। राजस्थान में तो यह परंपरा किसानों में आम है, यानी कि वो यह मानते ही है। और जब होलिका दहन होता है और जो बाद में भस्म यानी कि राख जो होती है उसे अगर आप अनाज में डालो, यानी कि खेत में डालो, तो कीड़ों से सुरक्षा भी होती है। होली के जो रंग होते हैं, गोबर, मिट्टी का घोल में व्यक्ति को बार बार डुबाने से ग्रीष्म ऋतु में चर्म रोगों, घमौरियों तथा पित्त से होने वाले कई रोगों से रक्षा होती थी। त्यौहार के दौरान भी पूरे घर व परिसर की साफ सफाई की जाती थी और इससे क्या होता था, स्वच्छ वातावरण सभी के लिए अच्छा होता था। तो ये वैज्ञानिकता होली के पीछे, तो हर त्यौहार के पीछे अलग अलग वैज्ञानिकता है। तो आपको जो अलग अलग त्यौहार है उसके पीछे क्या वैज्ञानिकता है ये आपको ढूंढनी है। मैंने आपको तो एक बताई है, तो आपको यह सब अपने हिंदी के कापी में भी लिखना है, ठीक है। नीचे प्रश्न है, ज़रा सोचो और लिखो। तुम्हें रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो। देखिए, आपको विचार करना है। अगर आप रास्ते से गुजर रहे हो और आपको रास्ते में ही 1 रुपयों से भरा बटुआ यानी कि पैकेट मिल जाता है तो आप क्या करोगे। तो इसका जो जवाब है वो अलग अलग आएगा हर एक विद्यार्थियों का। तो फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे लिखना है। यदि मुझे रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो मैं उसे खोलकर यह देखने की कोशिश करूँगी कि उसमें क्या है।
उसमें कोई पहचान पत्र हुआ तो मैं वह बटुआ उसके मालिक तक पहुंचा दूंगी। यदि बटुओं में पहचान पत्र न मिला तो मैं उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश करूंगी। आसपास के लोगों से पूछूंगी कि उनमें से तो कोई किसी का तो नहीं है वो बटुआ। अगर मैं उसके मालिक को ढूंढ पाने में सफल हो गई तो अच्छी तरह जांच करके उससे मैं यह बटुआ सौंप दूंगी। यदि बटुए का मालिक मुझे नहीं मिला तो मैं उस बटुए को नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जमा करा दूंगी। तो देखिए, ये अच्छा एक व्यवहार है कि अगर आपको रुपयों से भरा बटुआ मिलता है तो आपको अपने पास नहीं रखना चाहिए, वो चोरी ही हुई तो आपको जिस किसी का है वो बटुआ उसे सौंप देना चाहिए, या अगर नहीं कोई मिल रहा है तो आपको पुलिस में जमा कर देना चाहिए। ठीक है। पन्ना नंबर 30 पर स्वयं अध्ययन दिया हुआ है। स्त्री शिक्षा का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है लिखो। स्त्री मतलब महिला। अगर स्त्री शिक्षित हुई तो नीचे जो घटक दिए हुए हैं इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि स्वयं, परिवार, समाज, देश। स्वयं मतलब खुद, स्वतः। परिवार मतलब उसका कुटुंब। समाज मतलब वो जो जिस समाज में रहती है, और देश जो हमारा देश है। तो देखिए, पहला घटक है स्वयं। अगर स्त्री खुद शिक्षित हुई तो वो स्वयं एक उसमें आत्मविश्वास आ जाएगा, और अगर वो शिक्षित होती है तो उसे जो व्यवहार है वो समझ में आएगा, और वो अच्छी तरह से अपने जो बच्चे हैं उनकी परवरिश कर सकती है, और वो खुद आगे बढ़ सकती है और हमारे देश का विकास कर सकती है। दूसरा घटक है परिवार। अगर एक परिवार में अगर एक स्त्री शिक्षित हो तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करा सकती है, अपने बच्चों को वो अच्छी शिक्षा दे सकती है, अपने घर में जो बाकी के सदस्य हैं उनसे वो अच्छा बर्ताव कर सकती है या करती है, और अपने बच्चों को वो अच्छे संस्कार भी प्रदान करती है, और इससे क्या होता है, उसका परिवार अच्छी तरह से सीख पाता है। तीसरा घटक है समाज। अगर ऐसे समाज में जितने भी परिवार हैं उन सब परिवारों की जो अगर स्त्रियाँ अगर शिक्षा ग्रहण करें यानी कि शिक्षित हो तो समाज का विकास होगा। ये कैसे सफल होगा, जैसे कि देखिए, वह समाज जो समाज में फैली हुई अंधश्रद्धा, रूढ़ी परंपरा, ऐसे जो सब होते हैं वो सब दूर हो पाएंगे। जो स्त्री शिक्षित होती है उसे विज्ञान का अर्थ समझ में आता है, अंधश्रद्धा पर वो विश्वास नहीं रखती है, तो अंधश्रद्धा अपने आप कम हो जाएगा और अच्छी तरह से समाज का विकास होगा। और चौथा घटक है देश। अगर समाज शिक्षित होता है तो देश का भी विकास होगा। मतलब अगर देश की हर एक स्त्री शिक्षित होती है तो वो देश अपने आप आगे जाता है। मतलब देश की अगर स्त्रियाँ शिक्षित हो तो देश में जो ऐसे कोई घटनाएं घटती है जो स्त्रियों पर अन्याय अत्याचार होता है तो वो नहीं होगा। कौन सी भी स्त्री अपने आप पर अत्याचार अन्याय नहीं होने देगी, और जो अन्याय अत्याचार होता है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएगी, और अच्छी शिक्षा ग्रहण करने से वो आगे बढ़ पाएगी, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकेगी, अपने समाज को आगे बढ़ा सकेगी, और अपने देश को भी आगे बढ़ा सकेगी। तो देखिए, स्त्री शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री शिक्षा अगर होती है तो देश बहुत आगे बढ़ता है, महासत्ताक बन सकता है, और अच्छी तरह से उसका विकास हो सकता है। तो आपको यह अपने हिंदी के कापी में भी लिखना है। नीचे ही विचार मंथन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले के ज़माने में बेटियों को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता था। बेटी हुई तो लोग कोसते थे, लेकिन आज हमें बेटी बचानी है। क्यों? क्योंकि आज समाज में बेटियों की संख्या घटती जा रही है। अगर बेटी समाज में आज नहीं है तो आपको बेटी कैसे मिलेगी, आपको पत्नी कैसे मिलेगी, आपको माँ कैसे मिलेगी। तो इन सारे चीज़ों का हमें ध्यान रखना है या विचार करना है। इसलिए हमें बेटी बचाना है और उसको पढ़ाना भी है, जिससे हमारी या बेटी की तरक्की हो। उसके बाजू में है सदैव ध्यान में रखो, स्वयं को बदलो समाज बदलेगा। देखिए, हम हर वक्त समाज को कोसते हैं कि अरे हमारे समाज में ऐसी परंपरा है, हमारा समाज का आचरण ऐसा है वैसा है। आप क्यों कोसते हो दूसरों को? आप पहले खुद को बदलो। आप सभी अच्छी तरह से बर्ताव करते हो क्या? आप में कोई भी दोष नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है कि वो पूरी तरह से बराबर ही है। तो देखिए, पहले हमें स्वयं को बदलना होगा। हमारे अंदर जितने भी अच्छे गुण नहीं है, बुरे दोष है, तो हमें वो दूर करने होंगे। अगर हम खुद
हर एक व्यक्ति ने ऐसे ठान लिया ना कि मुझे बदलना है, अगर हर एक व्यक्ति ऐसा बदलेगा तो अपने आप ही समाज भी बदल जाएगा। तो आपको ये सदैव ध्यान में रखना है, अच्छी चीज़ों की शुरुआत खुद से करनी चाहिए। नीचे है कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। बेटी युग में और डैश गढ़ेंगे। देखिए, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौला दिले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। दूसरा है बेटी युग उत्थान पर्व है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। ये आपको किताब में देखकर यह पंक्तियाँ पूरी करनी है। नीचे उसके बाजू में दूसरा प्रश्न है, जानकारी लिखो। बेटी पर्व, देखिए मैंने आपको जब यह कविता सिखाई थी तो बेटी पर्व का अर्थ भी बताया था। बेटी पर्व अर्थात बेटियों का सम्मान पर्व है। उनको बेटों को सम्मान देना, उनकी परवरिश पर उचित ध्यान देना, बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, उनकी शिक्षा दीक्षा भी बेटों के समान दी जाए, बेटियों को आगे बढ़ने के, स्वयं को स्थापित करने के समुचित अवसर प्रदान किए जाए। ये होता है बेटी पर्व का अर्थ। और दूसरा है शिक्षामय विश्व। शिक्षामय विश्व का अर्थ क्या है? विश्व में सभी लोग पढ़े लिखे हो। जब सारा विश्व पढ़ा लिखा होगा तो सभी विकास के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, कोई भी किसी प्रकार का विनाश नहीं चाहेगा, सभी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करेंगे, पृथ्वी पर शांति का वातावरण भी बना रहेगा, कोई किसी का हक नहीं छीनना चाहेगा, सबके मन में संतोषी की भावना होगी। इसीलिए सारा विश्व शिक्षामय होना बहुत ज़रूरी है। देखिए छात्रों, आपको मैंने इस कविता के जो नीचे का स्वाध्याय है वो अभी आपको उसके सारे जवाब मैंने आपको बताए हैं। तो आपको अपने हिंदी के कापी में मैंने समझा शब्द वाटिका, मुहावरा, सुनो तो ज़रा सोचो लिखो, स्वयं अध्ययन और कविता की पंक्तियाँ पूरी करो और जानकारी लिखो। यह प्रश्न अपनी हिंदी के कापी में पूर्ण करने हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये स्वाध्याय समझ में आया होगा। धन्यवाद।